Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 8, that is how do organisms reproduce. In previous part we have discussed about reproduction in plants. We have discussed about vegetative propagation, in which vegetative parts of plant like stem, leaf, roots are used in growing new plants. We have discussed some artificial method of vegetative propagation like cutting, layering and grafting. Then we discussed tissue culture method. In this method, we use growing tip of plant and grow them in culture medium and form callus. Then we briefly discuss about sexual reproduction in plants. Reproductive part of plant is flower. Flower has 4 roles: petals, sepals, stamen and pistil. Stamens are male reproductive part where male germ cells means pollen grains are produced, and pistils are female reproductive part where female germ cells ova is produced. Then we learned about pollination. In this pollination, pollen grain from anther transfer to the stigma of flower for fertilization. If it occurs in same flower, then it is called self-pollination, and if pollen grain of one flower transfer to stigma of another flower, then it is called cross-pollination. After pollination, pollen reach up to stigma and it germinate and form pollen tube, and through this pollen tube, pollen grain reach up to ovary, and here fertilization takes place. After fertilization, ovule develop into seed and ovary develop into fruit. ये सभी हम previous section में पढ़ चुके थे. In this part 3, we will discuss about reproduction in human being. Reproduction in human being. So let's start. Before starting, as we know, human use sexual mode of reproduction. ठीक है, कौन सा मोड यूज करते हैं ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो सेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन करते हैं. उसके स्टार्टिंग से पहले एक चीज़ हमें समझनी है. हमने जूनियर क्लास में भी इस बारे में पढ़ा है कि जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होती है, बट एट स्टार्टिंग ऑफ टीनेज अबाउट 12-13 की एज पे हमारी बॉडी में कुछ डिफरेंट चेंज आते हैं विच आर डिफर फ्रॉम ग्रोथ. नॉर्मल ग्रोथ से वो डिफरेंट होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. और वी हैव स्टडीड अबाउट प्यूबर्टी, एडोलसेंस इन जूनियर क्लास ऑल्सो. ठीक है, हमने पढ़ा है कि प्यूबर्टल एज आती है, एडोलसेंस चेंजेस होते हैं कुछ बॉडी में, थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मेल एंड फीमेल, जिनके कारण हमें मेल और फीमेल में बाहर से ही अंतर दिखाई देना लगता है. ठीक है, तो वो चेंजेस नॉर्मल ग्रोथ से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. क्यों आते हैं ये चेंजेस? दिस इज़ द पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन. ये एक पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं. ठीक है, एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग जर्म सेल्स, और वो जर्म सेल्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल मैच्योरेशन. जिस पीरियड में मेल के अंदर मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस होने लगेंगे और फीमेल के अंदर फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस होने लगेंगे. तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में भी, हार्मोन्स आर फॉर्म्ड इन अवर बॉडी. कुछ हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनने लगते हैं जो कि इनिशिएट करते हैं बॉडी में मेल के अंदर मेल जर्म सेल यानी स्पर्म का प्रोड्यूस होना, एंड फीमेल के अंदर फीमेल जर्म सेल यानी ओवा का प्रोड्यूस होना. और उन हार्मोन्स के कारण ही हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं. दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. ठीक है, तो देखते हैं हम. द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स मीन्स ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल. फीमेल में क्या नाम है? ओवा, और मेल में क्या नाम है जर्म सेल का? स्पर्म. स्टार्ट इन द बॉडी. इनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, एंड दिस पीरियड ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड प्यूबर्टी. इस पीरियड को क्या कहते हैं? प्यूबर्टी. दिस पीरियड इज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी.
So some changes occurs at pubertal age, which we can say adolescence change. Some are common in boys and girls and some are differ in boys and girls. So some changes are common. Which changes are common? Like secretion of oil. स्किन जो होती है थोड़ी ऑयली हो जाती है, ठीक है, और शिबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, स्किन बिकम्स ऑयली, स्किन थोड़ी सी ऑयली हो जाती है. एंड थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया. आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया में थिक हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे रिजल्ट इन पिंपल्स. और आपने देखा होगा इस तरह की प्रॉब्लम्स टीनेज में होती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में होती है कि स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है और कुछ पिंपल्स, एक्ने वगैरह हमारे स्किन पे, स्पेशली फेस पे होने लग जाते हैं, ठीक है. तो ये कुछ चेंजेस होते हैं. इसके अलावा कई मेंटल चेंजेस होते हैं, कई इंटेलेक्चुअल चेंजेस होते हैं. हमारा जो जजमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हम रोल मॉडल बनाने लग जाते हैं, ठीक है. हमारा जो मेंटल लेवल भी इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है. तो ये चेंजेस, मेंटल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस हमारी बॉडीज़ में आते हैं, ठीक है. सम चेंजेस अगर इन गर्ल्स एंड सम चेंजेस इन बॉयज़. कुछ डिफर चेंजेस भी आते हैं, जैसे सम चेंजेस अकर इन गर्ल्स लाइक इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल का स्टार्ट होना. ये कुछ चेंजेस हैं जो गर्ल्स में दिखाई देते हैं, देखेंगे हम. ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट. मीन्स एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं. इन द साइकिल पर मंथ यूटेराइन ब्लड का जो सिक्रिएशन होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग है और जो यूटेराइन वॉल है जो शेड ऑफ हो जाती है, वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है, एक्सक्रीट कर दी जाती है बॉडी से, और एक साइकिल के थ्रू ये पर मंथ रिपीट होता है. इसी को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जिसको हम लेटर इसी चैप्टर में डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे क्यों होता है ये, ठीक है. इसी तरह बॉयज़ में भी कुछ चेंजेस आते हैं. क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज़ में? फेशियल हेयर ग्रोथ. फेस पे कुछ हेयर की ग्रोथ होने लग जाती है, जिसे हम माउथ स्टिच या ब्रीड भी कहते हैं. दाढ़ी मूंछ का आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड वॉइस बिगिन टू क्रैक. उनकी जो वॉइस होती है बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, डीपनेस आ जाती है वॉइस में. वाइल गर्ल हैव हाई पिच वॉइस. गर्ल्स की वॉइस कैसी होती है? हाई पिच वाली, तीखी पतली आवाज़. जबकि बॉयज़ की आवाज़ कैसी होती है? डीप, भारी हो जाती है. हमने पढ़ा है जूनियर क्लासेस में कि जो वॉइस बॉक्स होता है थोड़ा एनलार्ज हो जाता है इस टाइम बॉयज़ में, जिसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं. और ड्यू टू दिस वॉइस बिकम्स क्रैक. मतलब वॉइस थोड़ी सी खराब सी हो जाती है, मोटी सी, भारी सी हो जाती है इन बॉयज़, ठीक है. बॉयज़ बिगिंस टू क्रैक्स. इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनका जो पैल्विक रीजन है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है. बॉयज़ में शोल्डर वाला रीजन थोड़ा ब्रॉड हो जाता है. इस तरह के कुछ चेंजेस बॉयज़ और गर्ल्स में आने लग जाते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं. मतलब प्राइमरी कैरेक्टर तो क्या आते हैं, जो उनके पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव, जो हम आगे पढ़ेंगे, टेस्टिस है मेल में, फीमेल में ओवरी है, वो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं जो बाय बर्थ ही हैं. लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब अराइज होंगे? एट द प्यूबर्टल एज. प्यूबर्टी जब स्टार्ट होगी तब चेंजेस वो स्टार्ट होंगे, और आपको बॉयज़ और गर्ल्स अलग से ही डिस्टिंग्विश हम उनके बीच में इजीली कर पाएंगे. क्यों स्टार्ट होते हैं ये चेंजेस? ड्यू टू सिक्रिएशन ऑफ हार्मोन्स. जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, जर्म सेल्स बनने लग जाती हैं और वो अपने अपने हार्मोन्स को सीक्रिएट करने लग जाती हैं. उन हार्मोन्स के कारण ही गर्ल्स में कुछ चेंजेस आते हैं, बॉयज़ में भी कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है. दीज आर सिग्नल्स ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन. और ये चेंजेस ही सिग्नल हैं कि प्यूबर्टी की एज आ चुकी है और मैच्योरेशन, सेक्शुअल मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है. दीज लास्ट ओवर सम पीरियड. ये चेंजेस धीरे धीरे आते हैं, स्लोली, ऐसा नहीं एकदम से ही आ जाते हैं, और थोड़े थोड़े टाइम में धीरे धीरे ये आते रहते हैं. किसी किसी में 11 की एज पे स्टार्ट हो जाते हैं, किसी किसी में थोड़ा लेट भी स्टार्ट हो सकते हैं, बट इन टीनेज ये चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. एंड दीज चेंजेस सिग्नल्स दैट सेक्सुअल मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस. और ये चेंजेस क्या बताते हैं? कि बॉडी में सेक्सुअल मैच्योरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, ठीक है. तो ये तो हमने देखा कि कैसे बॉडी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव मैच्योरेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, एडोलसेंस एज आ रही है. देन वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन मेल एंड फीमेल. अब हम डिस्कस करेंगे कि मेल के अंदर
कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, कैसे मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है, फीमेल के अंदर कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं और कैसे फीमेल जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है। सो लेट्स स्टार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम स्टार्ट कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एंड फर्स्ट पार्ट इज टेस्टिस। इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है, टेस्टिस। अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड इन स्क्रॉटल सैक। एक बॉडी में स्क्रॉटल सैक होता है, उसमें एक पेयर होता है यानी 2 टेस्टिस होती है एक मेल में, आउटर एब्डोमिनल कैविटी। और ये स्क्रॉटल सैक कहाँ हो गया, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होगा। ये बहुत नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पुट अप होता है, अभी बताएंगे इसका रीजन। अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रॉटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ है ये, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रॉटम के अंदर है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ये एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड क्यों है, बाहर क्यों है, बिकॉज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म लो टेम्परेचर इज नीडेड। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा कम होना चाहिए। इसलिए जो स्क्रॉटम होते हैं ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है इट इज़ लोअर देन एब्डोमिनल कैविटी अबाउट 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर यहाँ पर होता है, विच इज़ रिक्वायर फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अगर ये जो टेम्परेचर है थोड़ा लोअर टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। स्क्रॉटम हैज़ अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। कितना कम टेम्परेचर होता है, लगभग अबाउट 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम होता है एब्डोमिनल कैविटी से। कहाँ का टेम्परेचर, स्क्रॉटम का। नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। और क्यों होता है ये, ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक तरीके से हो सके, ठीक है। तो ये हमने देखा कि टेस्टिस की क्या पोजीशन है, कहाँ पे वो लोकेटेड होती हैं। देन क्या काम है, यहाँ होता क्या है टेस्टिस के अंदर, सबसे मेन फंक्शन यही होता है। मेल जर्म सेल, जिन्हें हम स्पर्म भी कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड हेयर। टेस्टिस का क्या काम है, यहाँ पर मेल जर्म सेल्स का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कह सकते हैं। मींस प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कह लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म भी कह सकते हैं, और वी कैन से स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होगा, टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस कंटेन सम फाइन ट्यूब्स कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। इसके लिए कुछ फाइन ट्यूब्स होती हैं टेस्टिस में, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है। मेल जर्म सेल मीन्स स्पर्म आर फॉर्म्ड हेयर। और क्या काम है टेस्टिस का, टेस्टिस के अंदर लेडिंग सेल्स होती है विच प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इस हार्मोन के सिक्रिएशन के बाद ही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं। यानी ये हार्मोन इनिशिएट करता है कि अब मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। सो टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और यही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। तो ये हार्मोन पिबर्टल एज पे स्टार्ट हो जाता है प्रोड्यूस होना लेडिंग सेल से, और उसके कारण स्पर्म का भी प्रोडक्शन होगा और मेल में कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी दिखाई देंगे। सो हम देखते हैं क्या है फंक्शन, समरी करें तो इट रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी। क्या काम है टेस्टिस का, कि एक तो स्पर्म का प्रोडक्शन करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना है, और पिबर्टल एज पे जो चेंजेस आने हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उनको भी रेगुलेट करना है। कौन से हार्मोन के थ्रू, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू, ठीक है। तो ये काम टेस्टिस का है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और उनके क्या क्या फंक्शन है, कैसे ये पूरा जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम कह सकते हैं आप, जिसमें क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। 2 होती हैं संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्टिस में क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जा रही है इस तरह से, दिस इज कॉल्ड वास डिफरेंस और स्पर्म डक्ट।
इसको हम वास डिफरेंस भी कह सकते हैं और स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ट्यूब की तरह निकल रही है तो फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये स्पर्म को यहाँ से कैरी करके लेके जाएगी आगे। इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू द यूरिथ्रा। टेस्टिस से कहाँ लेके जाएगी? यूरिथ्रा तक। ठीक है, आगे देखेंगे जब ये इस तरह से यहाँ जा रही है, ब्लैडर के पास से इस तरह से ये जाती है, तो यहाँ पर दो ग्लैंड हैं, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। दोनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेसरी ग्लैंड है। ये क्या करती हैं, जब ये इस तरह से स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंस यहाँ पे आ रही है, तो इसी के अंदर जो सेमाइनल वेसिकल है उससे भी एक डक्ट निकल के यहाँ जुड़ गई है और वो अपना जो सिक्रिएशन है, जो फ्लूइड है, वो इसके साथ मिला देती है। ठीक है, सेमाइनल फ्लूइड भी कह सकते हैं हम। तो वो सिक्रिएशन, स्पर्म तो यहाँ से आ ही रहे थे, साथ में सेमाइनल वेसिकल का फ्लूइड भी इसके अंदर मिल गया। ठीक है, और ये जो फ्लूइड है ये क्या काम करेगा? इट गिव्स नरिशमेंट टू द स्पर्म। ये स्पर्म को नरिशमेंट देगा एंड उनका जो ट्रांसपोर्ट है उसको इजी बनाएगा। ठीक है, तो ये दोनों काम ये फ्लूइड करेगा। यहाँ पर एक और ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये भी अपना सिक्रिएशन इस स्पर्म के साथ ही ऐड कर देती है। ठीक है, तो तीनों के, एक तो टेस्टिस से निकलने वाला स्पर्म, एक सेमाइनल वेसिकल से निकलने वाला सेमाइनल फ्लूइड और एक प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रिएशन, तीनों मिल जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रिएशन है, फ्लूइड है, वो क्या करता है? मीडियम को एल्केलाइन बनाता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्म, जो स्पर्म के लिए ज़रूरी है। थोड़ा एल्केलाइन बना देती है मीडियम को, पीएच थोड़ा सा इसका 7 से अबव हो जाता है। तो ये जो तीनों के सिक्रिएशन मिलकर के, स्पर्म, सेमाइनल फ्लूइड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये मिलकर के कहलाता है सीमन। और ये इस डक्ट के थ्रू जा करके यूरिथ्रा में, जो कि एक कॉमन ओपनिंग है फॉर यूरिन एंड स्पर्म, उसमें जाकर के ये मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड सीमन, जिसे हम सीमन भी कहते हैं। और यूरिथ्रा में जाकर के ये इस तरह से खुल जाता है, आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। ठीक है, तो ये हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। हमने टेस्टिस का क्या फंक्शन था उसको डिस्कस कर लिया, बाकी पार्ट्स भी हमने देख लिए। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि टेस्टिस के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म्स। तो स्पर्म्स क्या है? मेल जर्म सेल्स हैं, टाइनी बॉडी है, जिनके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस सेक्शन में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस के थ्रू जर्म सेल्स बनते हैं, जिनको हम गैमेट्स भी कहते हैं। तो ये मेल गैमेट है ना हमारा स्पर्म। ठीक है, तो ये कैसा है? बहुत ही टाइनी बॉडी होती है, छोटी होती है, इसके कुछ पार्ट्स हैं। हेड होता है जो कि थोड़ा सा नुकीला होता है ताकि वो पेनिट्रेट करके ओवम के अंदर एंट्री कर सकें, और एक टेल होती है जो इसको स्विंग करने में, जो इसको मोशन देने में हेल्प करती है। ठीक है, द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, यानी मेल का डीएनए होगा। ठीक है, एंड अ लॉन्ग टेल, और एक लॉन्ग टेल होगी इस तरह से। ठीक है, दैट हेल्प देम टू मूव टुवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, और इस टेल की हेल्प से ये कहाँ मूव करेंगे? फीमेल जर्म सेल्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड है जो पॉइंटेड होता है ताकि ये पेनिट्रेट कर सके। आगे हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे, पेनिट्रेट करके ये ओवम के अंदर एंट्री कर सके। ये इसका मिडल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसको पावर दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, और ये टेल है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर मेल स्पर्म की होती है। ठीक है, तो हमने टेस्टिस को देख लिया, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, किस तरह से होता है स्पर्म, हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे जो बाकी के पार्ट्स हैं, हमने डायग्रामेटिकली तो देख लिया उन्हें, उनके क्या क्या फंक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस या स्पर्म डक्ट भी इसे कह सकते हैं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है इसका काम। स्पर्म डक्ट मतलब इट कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरिथ्रा। टेस्टिस से स्पर्म को यूरिथ्रा तक पहुंचाने का काम कौन करेगी? वास डिफरेंस। इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरिथ्रा। ठीक है, एंड द थर्ड पार्ट इज यूरिथ्रा। थर्ड पार्ट कौन सा है? यूरिथ्रा, विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। दोनों का एक कॉमन पैसेज है ये। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, एंड इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, और उसी की आउटर कवरिंग को पेनिस कहा जाता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो थे हमने उनको डिस्कस किया। नाउ द फोर्थ पार्ट इज एसोसिएटेड ग्लैंड। इसके अलावा कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड भी
इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती हैं, जो हमने अभी डायग्राम में भी देखी थी, सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या काम है? दे सीक्रिएट सम सीक्रिएशन एंड ऐड इनटू स्पर्म। उनमें से कुछ सीक्रिएशन, कुछ फ्लूइड निकलता है जो स्पर्म में ऐड हो जाता है। दिस सीक्रिएशन प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म एंड मेक देयर ट्रांसपोर्ट ईजी। ये क्या करता है? ये सीक्रिएशन उस स्पर्म को नरिशमेंट देता है और उसको ईजी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और ये जो तीनों चीज़ मिला के, स्पर्म, सेमाइनल फ्लूइड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड है, तीनों मिलाकर के क्या कहलाते हैं? सीमन। दैट इज कॉल्ड सीमन। ओके, सेमाइनल वेसाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ऐड देयर सीक्रिएशन टू द sperm. This fluid provide nourishment to sperm and make their transport easy. क्या काम है इसका? स्पर्म को नॉरिशमेंट देना, न्यूट्रिशन देना, ताकि वो अलाइव रहें और उनके ट्रांसपोर्ट को इजी बनाना। स्पर्म अलॉन्ग विथ सिक्रिएशन ऑफ ग्लैंड्स फॉर्म सीमन। और इन तीनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? सीमन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन होता है, कहाँ पर होता है, ठीक है, कैसे वो कैरी होकर के आगे पहुँचते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट हेल्प करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फर्स्ट पार्ट, मेन पार्ट इज ओवरी। जैसे मेल में टेस्टिस थी, ऐसे फीमेल में क्या है? 2 ओवरी हैं विच प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स मीन्स ओवा, जिनका काम क्या होगा? फीमेल जर्म सेल्स यानी ओवा को प्रोड्यूस करना। ठीक है, बिसाइड दिस दे ऑल्सो सीक्रेट सम फीमेल सेक्स हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा। ठीक है, तो हम देखते हैं अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में ही होती हैं, अबाउट हमारी किडनी के आसपास ये लोकेटेड होती हैं, पेयर में होती है, नहीं 2 होती हैं। एंड इनका फंक्शन क्या है? फीमेल जर्म सेल्स मीन्स एग और वी कैन से ओवा आर प्रोड्यूस्ड हेयर, वो यहाँ प्रोड्यूस्ड होते हैं। अब एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस है, मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन प्यूबर्टी की एज पे स्टार्ट होता है, बट फीमेल में एट द बर्थ टाइम ही एग्स ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर इमेच्योर एग। यानी कि जब गर्ल का बर्थ होता है तो थाउजेंड्स ऑफ एग उसकी ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं। मैच्योर कब होंगे? जब प्यूबर्टी की एज आएगी। ठीक है, जब सेक्सुअल मैच्योरेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट ऑन द ओवरी। ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं बर्थ के ही टाइम पे। और जब प्यूबर्टी आएगी, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी दे स्टार्ट मैच्योरिंग, इनकी मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बाय द सिक्रिएशन ऑफ हार्मोन, जो ओवरी से जो हार्मोन सीक्रिएट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, उसके कारण फीमेल में ये एग मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। साथ में फीमेल में भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग। ठीक है, एंड पर मंथ एक एग मैच्योर होता है, आइदर लेफ्ट ओवरी से आइदर राइट ओवरी से। मतलब एक बार राइट से होगा तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट से। एक एग मैच्योर होता है नॉर्मली पर मंथ। ठीक है, वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी। हर महीने क्या होगा? एक एग मैच्योर होगा। अब ये स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसको अच्छे से देखेंगे, फिर हम एक एक पार्ट को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम में अच्छे से समझ लेंगे। डायग्राम से हम जो समझते हैं ना, वो मेमोरी हमारी एकदम फिक्स रहती है, याद रहता है अच्छे से, तो इसलिए इसको अच्छे से देखेंगे। दीज आर ओवरीज, ये 2 ओवरी हैं विच प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल्स और ओवा। प्रोड्यूस नहीं, मैच्योर करेगी, है तो बर्थ के टाइम से पहले ही, लेकिन प्यूबर्टी की एज आने पर यहाँ से एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। पर मंथ जैसे मैंने बताया एक एग मैच्योर होता है और वो यहाँ से रिलीज होकर के कहाँ जाएगा? दिस इज फैलोपियन ट्यूब और वी कैन से ओविडक्ट ऑल्सो। ठीक है, ओविडक्ट की ये जो आगे की स्ट्रक्चर है इस तरह की फिंगर लाइक्स, ये क्या करती है? इसको फिम्बरी कहते हैं। ये जब ओवा यहाँ से रिलीज होता है उसको कैच कर लेती है, यानी उसको अपने अंदर ले लेती है और एग यहाँ से कहाँ जाता है? ओवा इट ट्रांसफर टू द यूट्रस, यूट्रस की तरफ ये ट्रांसपोर्ट होने जाता है थ्रू द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट।
ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का। जब हम आगे देखेंगे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, जब स्पर्म यानी मेल जर्म सेल्स यहाँ से एंट्री होने स्टार्ट होंगे और ओवा मैच्योर होकर यहाँ आएगा, तो इन ओविडक्ट के अंदर ही उनका फ्यूजन होगा। मीन्स ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होगा? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है, ठीक है। तो दोनों ओवरी से एक एक ओविडक्ट निकल रही है विच ओपन्स इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये जाकर के ओपन होती हैं। दिस इज कॉल्ड यूटेरस विच इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, देन दिस जाइगोट ट्रांसफर टू द यूट्रस और वो यहाँ पर एम्बेडेड हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, एक तरीके से स्टिक हो जाएगा और यूट्रस में ही उसका डेवलपमेंट होगा पूरे गैस्ट्रेशन पीरियड तक। जब भी जो बेबी का डेवलपमेंट का पीरियड होता है उसमें ये यूट्रस के अंदर ही ग्रो करता है, ठीक है। इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। जैसे जैसे वो एम्ब्रियो ग्रोथ करेगा, फीटस की फॉर्म में आएगा, उसमें ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे और वो बेबी की फॉर्म लेने लगेगा, तब जैसे जैसे उसका साइज बढ़ेगा तो ये भी इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। वो यूट्रस भी क्या होगा? थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। उसको कैरी करने का, उसको होल्ड करने का काम और उसको न्यूट्रिशन देने का काम यहाँ यूट्रस के अंदर ही होता है। डेवलपमेंट ऑफ बेबीज टेक प्लेस हेयर इन यूट्रस, ठीक है। और ये जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड वेजाइना, ठीक है। यूट्रस किस में ओपन हो रहा है? वेजाइना में, थ्रू सर्विक्स। ये जो नैरो ओपनिंग है ये सर्विक्स कहलाती है, उसके थ्रू ये वेजाइना में ओपन होता है। तो ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट। एक बार हम इनको समरी कर लेते हैं इनकी। हमने ओवरी का वर्क देख लिया। ओवरी का क्या फंक्शन है? प्रोड्यूसिंग ओवा एंड सीक्रिएशन ऑफ हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो ओवा के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है। एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन, जो प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा सीक्रेट होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। प्रेगनेंसी अबॉर्ट नहीं हो उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब विच रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी। ओवरी ने जो मैच्योर किया है पर मंथ एक एग, उसको रिसीव करने का काम कौन करेगा? ओविडक्ट, ठीक है। रिसीव द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूट्रस। उसको यूट्रस तक ट्रांसफर करता है। फर्टिलाइज हो गया तो इन फॉर्म ऑफ जाइगोट, और अगर अनफर्टिलाइज रह गया तो भी वो यूट्रस में ही आएगा। इसके थ्रू क्या होगा उसके बाद वो हम आगे लेटर हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है इस पार्ट का? इट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन आता है कई बार, लोग सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन का साइट यूट्रस है, तो याद रख लेना फर्टिलाइजेशन का साइट कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस हेयर। कहाँ होता है? ओविडक्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट इज uterus which is very important. It is sac like structure where development of baby take place. यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। It is a bag like structure where development of the baby take place and uterus open into vagina through cervix. Uterus open into vagina through cervix, ठीक है। तो ये थे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो मेल के अंदर टेस्टिस में स्पर्म बनने लग गए, मैच्योरिटी किए जाने पर फीमेल में ओवा बनने लग गए, ठीक है। अब जब इनका फ्यूज़न होगा मीन फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जो हमारा रिप्रोडक्शन का जो मेन पार्ट है, जो अब स्टार्ट हो रहा है कि कैसे ये प्रोसीजर होता है। तो हम देखते हैं कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था पहले भी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, कोई सी भी स्पीसीज हो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही क्या है? फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका मतलब मेल गैमेट कौन है? स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवम, तो उन दोनों का फ्यूजन क्या है? फर्टिलाइजेशन। तो इन स्टेप्स में ये होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज कॉपुलेशन, देन स्पर्म मूवमेंट, देन पेनिट्रेशन, फर्टिलाइजेशन, सेल डिवीजन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है।
फर्स्ट इज कॉपुलेशन. कॉपुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सीमन और स्पर्म इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विजाइना. मेल से जो स्पर्म है उनका ट्रांसफर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट विजाइना के थ्रू फीमेल में हो जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेशन. ठीक है, यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में विजाइना के थ्रू एंटर कर जाते हैं. ठीक है, एक बार प्रीवियस जो हमने पिक्चर देखी थी उससे आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी. तो यहाँ वेजाइना से ये जो स्पर्म है ये एंट्री होते हैं और ऊपर की तरफ, क्योंकि ओवम कहाँ से आएगा हमारा, यहाँ से आएगा. यहाँ से देखना, यहाँ से स्पर्म की एंट्री होने लग जाती है अंदर और उसी टाइम में ड्यूरेशन में ओवा मैच्योर होकर ओविडक्ट में आया है और ये इस तरह से जाकर के यहाँ पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर जाकर के उनका फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो कैसे होगा अभी देखते हैं हम फ्यूजन. नेक्स्ट पॉइंट है स्पर्म मूवमेंट. तो स्पर्म जो वेजाइना में आए हैं वो मूव करके कहाँ की तरफ जाएंगे, फीमेल जर्म सेल्स की तरफ. उनका मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. एक लैशिंग मूवमेंट होता है, अपनी टेल के थ्रू वो स्पीडली मूव करते हुए कहाँ की तरफ बढ़ते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म ओवा की तरफ जो फैलोपियन ट्यूब में है वहाँ की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, थर्ड स्टेप इज पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन में पियरिंग करना, किसी चीज़ को छेद करना. जैसे जो ओवा है, ये हमारा ओवा है, इसको स्पर्म कई सारे आए, कोई एक स्पर्म जो सबसे पहले पहुंच जाएगा पेनिट्रेट करता हुआ इसके अंदर एंट्री लेता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन. इन दिस प्रोसेस हेड जो है वो हेड पार्ट ही अंदर जाता है, टेल पार्ट इसका बाहर रह जाएगा, क्योंकि हेड पार्ट के अंदर ही जो मेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, मेल जर्म सेल का जो न्यूक्लियस है वो हेड पार्ट में है. तो ये हेड पार्ट अंदर एंट्री ले लेता है. अब ये मेल का न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, हाफ n, क्योंकि मियोसिस हुआ था, इनके बनने से पहले जो प्रोसेस हुआ था, जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ था और यहाँ पे ओवा का प्रोडक्शन हुआ था, गैमेट फॉर्मेशन हुआ था, मीन्स उसमें क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो गए थे. 2n होते हैं सेल में तो n रह गए थे. ठीक है, तो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हमें पता है ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23 रह जाएंगे. ठीक है, हर गैमेट में. तो ये n नंबर वाला स्पर्म का न्यूक्लियस और ये ओवम का न्यूक्लियस. ठीक है, पेनिट्रेशन हो गया, ये अंदर आ गया. अब ये क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे और वही क्या है, फर्टिलाइजेशन. और फीमेल का n दोनों मिलकर के फिर से क्या हो गया, 2n. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि दोनों के हैप्लॉइड साइट मिलकर के जाइगोट बना देते हैं, जिसमें वापस से डिप्लॉयड स्टेट आ जाती है और मेंटेन हो जाते हैं उस स्पीसीज के क्रोमोसोम्स. तो 23 मेल से आएंगे, 23 फीमेल से आएंगे, वापस से कितने हो गए, 46. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का फ्यूजन हो गया, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया और क्या बन गया, जाइगोट. एक सिंगल सेल स्पीसीज बनी जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट. अब क्या होगा, फर्दर ये सेल डिवीज़न करेगा, सेल डिवीज़न करके ये जाइगोट बना लेगा एम्ब्रियो. ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हो करके. एंड दिस एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस. जो 6th पॉइंट है, ये यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा और वहीं इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा. ठीक है, तो ये था प्रोसेस फर्टिलाइजेशन का. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद. When egg is fertilized, the fertilized egg is called zygote. Fertilized egg को हम क्या कहते हैं, zygote, which implanted into uterus, जो किसमें implanted हो जाएगा, uterus, and develop into an embryo. और धीरे धीरे वो पहले किसमें, एक सेल में सेल डिवीज़न होके मैनी सेल्स बनेंगे, धीरे धीरे वो एम्ब्रियो बनेगा, फिर उसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होके ऑर्गन्स बनने लग जाएंगे, हम उसको फीटस कहते हैं ना, और फिर धीरे धीरे पूरे पीरियड में वो पूरी तरह से डेवलप होगा. इस डेवलपमेंट के लिए उस एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, मदर की बॉडी से मिलेगा, थ्रू अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है उस एम्ब्रियो को डेवलप करने में. मदर जो भी फूड लेगी, जो भी न्यूट्रिशन लेगी, वो डाइजेस्ट होके जब उसके ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो उस ब्लड के साथ प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को ट्रांसफ़र होगा. इसलिए आपने सुना होगा डॉक्टर एडवाइस करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कि वो हेल्दी फूड खाए, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे. ठीक है, तो जो उसको मिलेगा न्यूट्रिशन वही कहाँ जाएगा, बेबी के पास जाएगा थ्रू प्लेसेंटा. ठीक है, द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा. क्वेश्चन आता है किसके थ्रू मिलता है,
प्लेसेंटा के थ्रू। और क्या क्या करता है प्लेसेंटा, एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे मदर का जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन बेबी को मिलता है, और बेबी जो वेस्ट जनरेट करता है वो भी इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर के ब्लड में आकर के मदर के थ्रू ही एक्सक्रिएट होता है। यानी कि टोटली जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट किस पे डिपेंड है, मदर पे डिपेंड है थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल। किस किस का एक्सचेंज होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल, और यही उसको होल्ड रखता है। ये यूट्राइन वॉल्व और जो फीटस है उसको जोड़ के रखता है, उसको होल्ड करके रखता है पूरे जो पीरियड है, जो बेबी के डेवलपमेंट का जो पीरियड है। हर चीज़ में एक सर्टेन एक पीरियड होता है जिसमें उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड, एंड इट इज़ अबाउट 9 मंथ इन ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग का ही पढ़ रहे हैं मेनली। अबाउट 9 मंथ का ये पीरियड होता है जिसमें वो एम्ब्रियो डेवलप होकर के एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड एंड इट इज़ अबाउट 9 मंथ। कितने मंथ का होता है ये, 9 मंथ का होता है। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर देख लिया, कैसे मेल जर्म सेल बना टेस्टिस में, ठीक है, फीमेल जर्म सेल्स ओवा बना ओवरी में, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में आए और फिर वो मूवमेंट करके फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचते हैं, पेनिट्रेट करके ओवा के अंदर जाता है, और उसके बाद क्या होता है, फ्यूज़न हो जाता है, फिर वो जाइगोट बनाता है, देन एम्ब्रियो बनाता है और उसका डेवलपमेंट यूट्रस में हो जाता है। ये तो तब हुआ जब फर्टिलाइजेशन हो गया। व्हाट हैपन इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, क्योंकि हमने पढ़ा प्यूबर्टी की एज पे पर मंथ एग मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है फीमेल में, मेल में भी स्पर्म बनने स्टार्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ यानी उसको स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा उस एग का, वो 48 आवर्स तक अलाइव रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ, बिल्कुल उसी पाथ से ओवरी से ओविडक्ट से होता हुआ कहाँ आएगा, यूट्रस में। ड्यूरिंग दिस पीरियड यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर प्रेगनेंसी और वी कैन से फर्टिलाइजेशन। अब क्योंकि ओवा रिलीज हो रहा है तो पर मंथ यूट्रस क्या करता है, उसमें भी एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए और फर्टिलाइज एग मीन्स जाइगोट उसके अंदर आए तो उसको होल्ड करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन देने के लिए यूट्रस में एक प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी जो लाइनिंग होती है थिक और स्पॉन्जी हो जाती है, न्यू टिश्यूज़ फॉर्म होने लग जाते हैं, ब्लड वेसल्स जमा होने लग जाती है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वो उसको न्यूट्रिशन दे पाए। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो क्या होगा, ये एग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा 1-2 डे में, और ये जो लाइनिंग है ये भी किसी काम की अब नहीं रहेगी, एंड इट विल शेड ऑफ, और ये शेड ऑफ होगी एंड इट विल कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में ये बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर दी जाएगी, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन साइकिल और यूटेराइन ब्लीडिंग। ठीक है, उसी साइकिल को हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, जो कि एक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो फीमेल में स्टार्ट होता है एट द प्यूबर्टल एज। ओके, सो व्हेन एग नॉट फर्टिलाइज द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। यूट्रस क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्यों करता है, फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए। कैसे प्रिपेयर करता है, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, इसकी लाइनिंग थिक हो जाती है, ब्लड वेसल्स इस पे डिपॉजिट होने लग जाती है, न्यू टिश्यूज फॉर्म्ड होने लगते हैं। रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, क्यों करती है ऐसा, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो उस एम्ब्रियो को ये सपोर्ट कर सके। But when fertilization not taken place, this lining is not needed any longer. अगर fertilization नहीं हुआ तो इस lining की कोई ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये ब्रेक हो जाती है और it comes out from the vagina in form of blood and mucus, और उसके साथ साथ जो unfertilized egg है वो भी बॉडी से बाहर excrete कर दिया जाता है। ठीक है, this lining breaks and comes out through the vagina as blood and mucus। ठीक है, तो एक साइकिल की फॉर्म में ये पर मंथ होता रहता है जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एंड दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 डेज और रफली 1 मंथ में ये रिपीट होता रहता है, एंड इट लास्ट ओवर 2 to 8 डेज, डिफर करता है अलग बॉडी में, 2 से 8 डेज तक ये
सिक्रेशन होता है, ठीक है। दिस साइकिल टेक्स अराउंड 28 days एवरी मंथ एंड कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, और इसी साइकिल को हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। तो हमने पूरा प्रोसीजर जो था ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कैसा फंक्शन है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, उसको देख लिया। अब इसी से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? Reproductive health means total well-being in all aspect of reproduction, physically, mental, social, behavior. Means जो भी मेल एंड फीमेल है, डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हो गया, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वो फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरह से फिट होने चाहिए, ठीक है। एक सर्टेन एज पे आकर के वो फिट होते हैं कि वो मैरिज के लिए प्रिपेयर हैं या नहीं, हैविंग चाइल्ड के लिए वो प्रिपेयर हैं या नहीं है, मेंटली, फिजिकली, इन सभी चीज़ के लिए मदर फादर दोनों के को हर तरह से सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। और दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो, क्योंकि इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे कुछ डिजीज़ के बारे में भी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो जाती है या प्रॉपर हाइजीन ना रखने के कारण जो हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी डिस्कस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और वी कॉल STDs मीन्स डिजीज़ विच कैन ट्रांसफर सेक्सुअली, ठीक है, उनको क्या कहते हैं हम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सच एज, कौन कौन सी हैं वो, कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, कुछ वायरल डिजीज़ हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ आर गोनोरिया एंड सिफिलिस। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी है, गोनोरिया एंड सिफिलिस। क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 नंबर का छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उनमें इनके नाम पूछे जाते हैं। एंड वायरल डिजीज़ आर जेनाइटल वार्ट्स एंड HIV एड्स। वायरल डिजीज़ आर वार्ट्स एंड HIV एड्स। एड्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अवेयरनेस भी इसके बारे में न्यूज़पेपर में, टीवी में आप देखते हैं आती रहती है, ठीक है। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड्स दिवस भी बनाते हैं ना। तो है क्या ये इनक्योरेबल डिजीज़ है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाती है। क्या है इसमें, जो HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, उसके कारण ये होती है एड्स, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ऐसा सिंड्रोम है जिसमें जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेफिशिएंट हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे बॉडी का। यानी इस बीमारी में क्या है, जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, WBC है, जो हमारी सारी बीमारियों से हमको बचाती है, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है WBC से फाइट करती है, वो ही इसमें ख़त्म होने लग जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, अगर एड्स हो गया, एक तो क्योरेबल तो है ही नहीं, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा, अब वो पर्सन इतना वीक हो जाएगा कि उसके आसपास जितने भी इन्फेक्शन है, कोल्ड, TB, कफ, जो भी है, टाइफाइड, वो सब उसको हो जाएंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी, फाइनली डेथ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है, बहुत डेडली डिजीज़ है। कैसे स्प्रेड होती है, STDs है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, और इट कैन ट्रांसफ़र बाय इन्फेक्टेड निडल। इन्फेक्टेड निडल, अगर हमने किसी इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ की हुई निडल को अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ कर लेता है तो ये उसको भी हो सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा डिस्पोजेबल नीडल हमेशा यूज़ की जाती है। आप कभी इंजेक्शन वगैरह लगाने जाते हो हॉस्पिटल में तो आपके सामने ही वो रैपर को टेयर करके दिखाते हैं और फिर इंजेक्शन लगाते हैं। कभी आपको लगे ना कि ये तो पहले से ही खुली हुई है तो इंजेक्शन नहीं लगवाना है। इसीलिए पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर, ताकि हम अवेयर हों इन चीज़ों के लिए। इन्फेक्टेड ब्लड अगर हम ले लिया, वैसे पॉसिबिलिटी ऐसी होती नहीं है, हॉस्पिटल्स में हमेशा सिरिंज भी डिस्पोजेबल यूज़ की जाती है, और ब्लड भी हमेशा जब ट्रांसफ्यूजन किया जाता है एक पर्सन से दूसरे, तो पहले टेस्ट किया जाता है उसका कि जिस पर्सन का ब्लड ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसे HIV एड्स तो नहीं है, वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। और इट कैन बी ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर टू हिज चाइल्ड। उसकी जो भी चाइल्ड है उसको भी हो सकता है अगर प्रेग्नेंट मदर में ये वायरस है तो इसके कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम इन STDs, इन बीमारियों से बच सकें, ठीक है।
यूज़ ऑफ कॉन्डोम प्रिवेंट्स दीज इन्फेक्शन सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक हम फिजिकल बैरियर जो हम अभी डिस्कस करेंगे कॉन्डोम एक्सेट्रा इनको यूज़ करके इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रासेप्शन, ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ ही पॉइंट है। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी को अवॉइड करना बाय प्रिवेंटिंग फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड contraception. ठीक है, it is the avoidance of pregnancy that can be achieved by preventing the fertilization of ova. ओवा का फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करके जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। मतलब कपल अगर रेडी नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने पढ़ा कि वो मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरह से रेडी होने चाहिए। ठीक है, मदर भी फादर भी, तब वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग। तो वो अगर इन केस रेडी नहीं है तो वो प्रेगनेंसी को अवॉइड कैसे करें, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ सम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। व्हाट आर दीज मेथड? फर्स्ट मेथड इज फिजिकल बैरियर मेथड। ठीक है, फिजिकल बैरियर मेथड टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म, यूज ऑफ कॉन्डम, सर्वाइकल कैप्स एंड डायफ्राम। इन डिवाइसेस को यूज़ करके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को रोक दिया जाता है और स्पर्म और ओवा की मीटिंग नहीं होने देते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं, जिससे प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। इन केमिकल मेथड यूज ऑफ सम ओरल पिल्स, कुछ ओरल पिल्स, कुछ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है विच चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी, फीमेल बॉडी स्पेशली, है ना। फीमेल बॉडी में कुछ मेडिसिन अगर फीमेल ले लेती है तो क्या होता है, उसके हार्मोनल बैलेंस चेंज हो जाता है। तो क्या होगा, जो पर मंथ जो ओवा मैच्योर होकर के आ रहा था वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, ओवा मैच्योर नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा, प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। बट इट मे हैव साइड इफेक्ट, इस जो मेथड के हैं कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, यूज ऑफ ओरल पिल्स, दीज चेंजेस हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड, मे हैव सम साइड इफेक्ट। लॉन्ग टर्म पे इसको यूज़ करने के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज IUCD और वी कैन से इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। कुछ डिवाइसेस होती हैं जो यूट्रस में इम्प्लांट कर दी जाती हैं एंड दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, और उनके इम्प्लांट करने के कारण भी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस रुक जाता है। फॉर एग्जांपल कॉपर टी लूप एट्सेट्रा, इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। कॉपर टी लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय डॉक्टर, डॉक्टर की देखरेख में इनको इम्प्लांट कर दिया जाता है। और अगर कोई कपल अपनी बेबीज़ में गैप रखना चाहता है तो वो इस तरह की डिवाइसेस को यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज सर्जिकल मेथड। ठीक है, सर्जिकल मीन्स ऑपरेटिव मेथड है। इनमें क्या होगा, हमने देखा था जब हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था कि स्पर्म जो प्रोड्यूस होंगे उनको स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंस आगे कैरी करके ले जा रही है। तो अगर हम उसको ब्लॉक कर दें, कट कर दें, तो स्पर्म का मूवमेंट, स्पर्म का ट्रांसफ़र ही रुक जाएगा, स्पर्म आगे ही नहीं जा पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो सर्जिकल मेथड से वासा डिफरेंस को मेल में कट करके ब्लॉक कर दिया जाता है एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड वेसेक्टॉमी। एंड इन फीमेल्स जो फैलोपियन ट्यूब है वो तो फर्टिलाइजेशन की साइट है, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्यूबेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी कैन बी डन इन फीमेल एंड वेसेक्टॉमी कैन बी डन इन मेल फॉर प्रिवेंटिंग fertilization. In males, the vas difference is blocked to prevent sperm transfer called vasectomy, नाम याद रखना है। ठीक है, and in female the fallopian tube is blocked to prevent egg transfer is called tubectomy. ठीक है, सर्जिकल मेथड से इनको ब्लॉक कर दिया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और है इसके अलावा, समटाइम्स व्हेन कुछ टेस्ट के थ्रू अगर हमें पता लगे कि फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी भी हो गई और जो बेबी है वो हेल्दी नहीं है या मेंटली रिटार्डेड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं मेडिकली उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का या अबॉर्शन जिसे हम कहते हैं उसका। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से यूज़ किया जाता है इन सम केसेस। लेकिन पीपल इस टेक्निक को मिसयूज़ भी करते हैं। दे मिसयूज़ दिस टेक्निक बाय सेलेक्टिवली सेक्स अबॉर्शन, यानी कि वो क्या चाहते हैं कि वो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन करके पता लगा के कि वॉम में जो चाइल्ड है इट इज़ मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, और अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसको
अबॉर्ट करा देते हैं, ठीक, सेलेक्टिवली, मतलब उस जेंडर के लिए ही वो उस अबॉर्शन को कराते हैं, दैट इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड। उसको क्या कहते हैं हम? फीमेल फर्टिसाइड। द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम इज कॉल्ड फीमेल फर्टिसाइड। और ये जो प्रैक्टिस है ये एक हेल्दी सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज वी नो फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी अ बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड दैट कैन बी अचीव्ड बाय एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड द माल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फर्टिसाइड एंड पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी फीमेल फर्टिसाइड और पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी जो प्रैक्टिस है उनको अवॉइड करना ज़रूरी है, और उसके लिए लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए एंड उनको अवेयर करना चाहिए, ठीक है। पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ अ लीगल ऑफेंस इन आवर कंट्री सो एज टू मेंटेन बैलेंस सेक्स रेशियो। और इसको बैलेंस करने के लिए हमारी कंट्री में ये लीगली बिल्कुल बैन है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना ये जो चैप्टर था उसको आज फिनिश कर लिया, ठीक है। और हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में, हम एक बार समरी करेंगे। क्या क्या हमने देखा इस चैप्टर में? हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आफ्टर सेक्सुअल मैचुरेशन टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन होता है, एंड इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दे मीट एंड दे फॉर्म जाइगोट। जाइगोट बनता है, ठीक है, जो कि क्या होता है? इम्प्लांट होता है यूट्रस में, और वहाँ पे क्या होता है? बेबी का डेवलपमेंट होता है इन द गैस्टेशन पीरियड। एंड इफ़ दिस नॉट हैपन, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है? वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू यूटेराइन ब्लीडिंग के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। Then we studied about reproductive health, total well-being in all aspect of reproduction, mental, physical, etc. ठीक है। Then हमने इस चैप्टर में देखा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हमने कुछ फिजिकल मेथड, कुछ केमिकल मेथड यूजिंग ऑफ ओरल पिल्स, है ना। और उसके बाद हमने देखे IUCD, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कॉपर टी एक्सेट्रा, एंड सम सर्जिकल मेथड्स लाइक वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमने आज के चैप्टर में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमने इस चैप्टर को आज फिनिश कर लिया है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो तब तक अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। थैंक यू।